Hello everyone. Hi guys. I hope you all are doing fine. You all are doing amazing. सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. I am Kirti Berwal, your social science educator, and I once again welcome you all to Infinity Learn. आज के हम इस वीडियो में रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत सारे एस्पेक्ट से. पहले तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने अपनी यूपीएससी की प्रेपरेशन में अपने एग्जाम में लिखते हुए इस चैप्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. तो इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ सकती है. आपकी 10th क्लास में नहीं, आप यहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम्स टाइप की तैयारी कर रहे हो. 11th-12th में भी जो आपकी बुक है बिपिन चंद्रा जी की मॉडर्न इंडिया पर, उसमें भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है. इनफैक्ट ये चैप्टर बहुत समराइज तरीके से अभी दिया हुआ है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से. प्लस एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. और ये चैप्टर कहीं ना कहीं बच्चों बेस है आपका फ्रीडम स्ट्रगल समझने का, इंडिया की हिस्ट्री समझने का. आपको ये चीजें समझ आएंगी तो आपको आगे जाके इकोनॉमिक्स में भी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वेरियस 5 इयर्स प्लान्स है, सब समझ में आ जाएगा. तो ये चैप्टर आप सिर्फ 10th के बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ोगे, आप इस चैप्टर को मेरे साथ उस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे कि हमारे पास इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए इस चैप्टर से. राइट? इससे हमें पता चलेगा गांधी जी कैसे आए, क्या किया, कैसा स्ट्रगल था, सब कुछ. हमारी ड्रिल वही रहेगी, इजी क्वेश्चन से लेके हम मीडियम और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. राइट? डरना बिल्कुल नहीं है, बैठ के आराम से कहानी सुननी है कि इंडिया ने आजादी कैसे पाई, अंग्रेज अत्याचार कैसे कर रहे थे, कैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स उसमें योगदान अपना दे रहे थे, कैसे उन्होंने आजादी पाई फाइनली. ठीक है, यही पूरा चैप्टर है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. डेट्स हैं वो 2-3 बार पढ़ने पे आपको आराम से रिवाइज हो जाएगा. इनफैक्ट इस वीडियो के बीच में भी एक्टिव रिकॉल करेंगे हम. और ये नहीं सिर्फ हम इस वीडियो में कि ये क्वेश्चंस करेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में डेफिनेटली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर ये इन्फॉर्मेशन उसी बच्चे को मिलेगी जो कॉन्सेंट्रेशन से ये लेक्चर देखेगा और एंड तक ये लेक्चर देखेगा. क्योंकि इस चैप्टर में मैं ये नहीं है कि 15 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, नो. 15 क्वेश्चंस में हम पूरा चैप्टर, पूरी डेट्स, सारा लॉजिक रिवाइज कर डालेंगे. तो इसी स्पिरिट के साथ लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड वी मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in which of the following Indian National Congress session the idea of non-cooperation was accepted. non-cooperation का आइडिया किसमें एक्सेप्ट किया था? देखो बच्चों, नॉन कॉपरेशन का आइडिया पहले आया कहां से था ये हम समझ लेते हैं. गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने रीजनिंग दी थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि इंडियंस कॉपरेशन कर रहे हैं उनके साथ. अब अगर हमने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया तो ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स इंडिया में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे. तो ये बेसिस था गांधी जी के पूरे आइडिया का, नॉन कॉपरेशन का इन जनरल. तो क्या बुक थी गांधी जी की? हिंद स्वराज. ठीक है, ये बुक का नाम है, याद कर लो, गांधी जी ने लिखी थी. इसमें बोला था कॉपरेशन बेसिस है ब्रिटिश रूल का इंडिया में. राइट? तो यहीं से कहानी क्लियर हो जाती है. फिर उन्होंने बोला कि हम किसी भी चीज में कॉपरेट नहीं करेंगे. कपड़ा बना रहे हो नहीं पहनेंगे, फैक्ट्रीज अबॉलिश करेंगे, आपकी लिकर शॉप्स नहीं हम यूज करेंगे, हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे. इसीलिए चरखा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में. राइट? उन्होंने बोला अंग्रेजी एजुकेशन हमें नहीं चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड योर स्कूल्स. तो कोई भी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कोई भी ऐसी फैसिलिटी थी हमारे पास, वो उन्होंने बोला हम बॉयकॉट करेंगे. नॉन कॉपरेशन, नहीं हम आपका साथ देंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ. तो ये आइडिया आया कहां से था बच्चों? स्टार्ट हुआ था ये कैलकाटा सेशन में, जब गांधी जी ने ये आइडिया प्रपोज किया. बट एक्चुअली इसको एक्सेप्ट और एंडोर्स कब किया था वो आइडिया फाइनली, कब एप्लीकेशन में आया था? दैट वाज नागपुर सेशन, जब कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज INC, इनका सेशन बैठा नागपुर में. तो उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे,
अब हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे. वी रिफ्यूज टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स. दिस वाज द होल आइडिया, दिस वाज द बुक. आई होप इसका बेसिस आपको समझ आ गया है, और ऑफ कोर्स नाम तो याद हो ही गया हमें. इन दोनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. नागपुर was the final destination जहां पे ये डिसाइड हुआ था कि हम नॉन कॉपरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, एंडोर्स करेंगे. इंट्रोड्यूस कब किया था? कैलकाटा सेशन में. ये दोनों डिफरेंस भी याद रखने हैं, इसमें भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है. राइट. विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, certain events are given below, choose the appropriate chronological order. इसकी डेट्स, ईयर्स आपको याद होंगे तो आपको क्रोनोलॉजी पता होगी. देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी. इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू. ये सेशन हुआ था 1929 में. उन्होंने रिसाइड किया, वहां पे हमने पूर्ण स्वराज मांगा कि अब हमें पूरी तरह से अपना राज, सेल्फ रूल चाहिए. स्वराज मतलब क्या होता है यहाँ पे? सेल्फ रूल. स्वराज, सेल्फ रूल. It was demanded in what? 1929 session of INC, where president, इनका कौन प्रेसिडेंट था आईएनसी सेशन का? पंडित जवाहरलाल नेहरू was the president. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पता ही हमें 1919 है. चंपारण सत्याग्रह की डेट बताइए आप लोग, सोचिए. ये 1928 है, ये 1917 है. ठीक है. तो अब हम इसको सीरीज वाइज लगाते हैं. तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? 4, then we have 3, then we have 1 and 2. 4, 3, 1, 2 is the answer. Right? आगे बढ़ते हैं हम. साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, ये सब हम देखेंगे क्या क्या है. अरेंज द फॉलोइंग. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. रौलत एक्ट हमें पता है क्या था. रौलत एक्ट जिसमें डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो जाना था हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का. तो उन्होंने बोला कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर हो आपको सीधा 2 साल के लिए जेल में भर देंगे. पार्टीशन बंगाल का कब हुआ था ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में? 1905 में आया था. सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में. ये दोनों सत्याग्रह बच्चों एक ही ईयर में हुए थे, 1918 में. बट सत्याग्रह जो अहमदाबाद में था वो पहले हुआ था, और जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह था वो बाद में हुआ था हमारा यहाँ पे. तो क्या हमारी सीरीज रहेगी? ये वाला फर्स्ट, इस पे मार्क कर लो. ये सेकंड. ये मैंने जानबूझ के आपको ऐसी चीजें दी हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए क्या खत्म हो जाए. बाय बाय, टाटा, सी यू. 3, 4, नो, 3, 4 तो इस सीरीज में है. सेकंड पहले है हमारा, और फिर है फर्स्ट. 2, 3, 4, 1 इज द आंसर. बी इज द आंसर. क्या होगा ये? अहमदाबाद में सत्याग्रह क्यों हुआ था? मिल वर्कर्स के लिए. खेड़ा में क्यों हुआ था? गुजरात में. रिवाइज करते जाओ, यहीं पे सोचते जाओ, और जहां भी इन पॉइंट्स में ऐसे ही आपको करना है, जहां भी इन पॉइंट्स में आप अटकते जा रहे हो फटाक से मार्क कर लिया, और उन्हीं को रिवीजन के टाइम पे उन चीजों को स्पेसिफिकली याद करना है आपको. ठीक है. What kind of movement was launched by tribal peasants of Gudan Hills in आंध्र प्रदेश? देखो हमारे एक सर थे यहाँ पे, अली सीताराम राजू. ठीक है. वो कहाँ रहते थे? अली रमन, if I am getting the wrong name, अली रमन सीताराम राजू, I think that was the name. कभी कभी आपको इतनी आदत हो जाती है ना शॉर्ट फॉर्म्स की. तो ही वॉज द पर्सन जो इस ट्राइबल पेजेंट्स गुडान हिल्स के जो आंध्र प्रदेश में थे उनके लीडर थे. उन्होंने क्या किया? मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट लॉन्च की थी. यहाँ पे ये मूवमेंट इसलिए थी. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट थी ये? मिलिटेंट, क्योंकि ट्राइबल्स जो थे वो इसके थ्रू अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे. राइट. What was the reason of सत्याग्रह in खेड़ा डिस्ट्रिक्ट in 1917? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्यों सत्याग्रह हुआ था in 1917? देखो अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था. ये एक्चुअली स्टार्ट हो गया था बच्चों हमारा, पर हमारा ये ऑफिशियल डेट जो है इसकी वो 1918 ही काउंट होती है. ठीक है. क्या हो रहा है पेन को आज? ठीक है. तो पहले क्या हुआ था? सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या थी?
पहले अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी और सेकंड ये हुआ था, बट आगाज यहीं से स्टार्ट हो गया था। हुआ क्या था, यहाँ पे करेक्ट भी कर लेते हैं हम। हुआ क्या था, टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स टू फुलफिल देयर डिमांड, नो। टू डिमांड लोन्स फॉर फार्मर्स, नो। टू सपोर्ट प्लांटेशन वर्कर्स, नो। अब हुआ क्या, 1918 में ड्रॉट आया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो लैंड पे रेवेन्यू मांगते थे पेजेंट से, उनके पास इनफ पैसा था नहीं। अब वो दे नहीं पा रहे थे, फैक्ट्री वाले समझ नहीं पा रहे थे इस बात को, ब्रिटिश सरकार समझ नहीं पा रही थी, तो उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन। तो एंट्री किसकी होती है फिर, हमारे हीरो की, हमारे बापू गांधी की। तो ही केम, ही सपोर्टेड देम। खेड़ा सत्याग्रह किस लिए था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। नॉट जस्ट दिस, उन्होंने गांधी जी की इंटरवेंशन के बाद उनको मानना पड़ा इनकी डिमांड्स को, और फिर वो एक म्यूचुअल अमाउंट पे आए थे कि ये हम लैंड रेवेन्यू इतना इनसे नहीं लेंगे। हाई रेवेन्यू डिमांड जो थी उनसे इतनी नहीं लेंगे, पेजेंट्स का था, सॉरी इफ आई हैव मिस्टेकनली सेड फैक्ट्री या कुछ भी नहीं, पेजेंट्स से जो हाई रेवेन्यू डिमांड होती थी उसके अगेंस्ट हमारा क्या था, सत्याग्रह, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं, क्योंकि सारे सत्याग्रह आप पढ़ चुके हो, वो बार बार पढ़ते हैं, इस वाले टॉपिक में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी वेरियस सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को उठाते थे, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, उनका एक ही गोल था कि जो नेशनल मूवमेंट चल रही है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक तबके के लोगों का अलग अलग तरीके से उस पर अत्याचार कर रही थी हमारी कौन, हमारी सरकार नहीं, अंग्रेज सरकार, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ बच्चों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे ऑटोमन एम्पायर, हमारे जो ऑटोमन एम्पायर, ये हमारे नहीं, मतलब ऑटोमन एम्पायर में जो लीडर थे इनके, सुल्तान, वो कैलिफ भी उनको बोला जाता था, तो इनकी बहुत एक ऊंचे दर्जे पे इनको रखा जाता है मुस्लिम रिलीजन में, ठीक है। तो जब ये टर्किश सुल्तान हार गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन पे क्या किया, इनको मतलब इनका औहदा नीचे कर दिया, ठीक है, ये समझ लीजिए आप बेसिक बात। तो इनकी हो गई कहीं ना कहीं, उसको डिसरिस्पेक्ट की तरह लिया गया। तो अब जो मुस्लिम रिलीजन को एक वो करते हैं, बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते हैं, बहुत बड़ी चीज मानी जाती है ऑटोमन एम्पायर, इनके रिलीजन की आइडेंटिटी की बात थी, तो वहां पे उस इंसान को, कैलिफ जो है, उनको ही डिसरिस्पेक्ट ये कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनमें गुस्सा पैदा हुआ, ठीक है, उनको लगा कि ये इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्राइसिस में है, खतरे में है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो उन्होंने फिर गांधी जी से बात की, गांधी जी को लगा ये बहुत अप्रोप्रिएट मोमेंट है, अप्रोप्रिएट क्षण है कि जिसमें मैं बात करता हूं इंडियन मुस्लिम से, हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनके कॉज को सपोर्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, इंडियन मुस्लिम्स भी किसका पार्ट बनेंगे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, जो मूवमेंट उस टाइम पे चल रही थी। तो कौन दो ब्रदर्स थे जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स बनाए उस टाइम पे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अब यहाँ पे जरा सा ऑप्शंस बच्चों देखो, अगर किसी को ये नाम नहीं पता हो और थोड़ी सी कंफ्यूजन में बच्चा हो, यहाँ पे आएगा अबुल कलाम आजाद, दूसरा यहाँ पे भी अबुल कलाम आजाद है। किसी को लगेगा यार दो बार नाम आ रहा है, शायद यही सही है, बट नो, दिस वाज नॉट राइट। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम हैड टू बी मुस्लिम्स, तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। एंड जिन्ना एंड अबुल कलाम आजाद वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स जो थे हमारे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली थे। एंड आफ्टर दिस इशू पर्टिकुलरली वी गॉट अ मैसिव सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, गांधी जी ने उनको भी लाया, साथ में मिलके की चीजें आगे बढ़ाई, स्ट्रगल हमारी, फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। आई होप दिस इशू इज क्लियर कि हमें कैसे सपोर्ट मिली थी और क्यों गांधी जी की सपोर्ट जरूरी थी इस मूवमेंट को, ठीक है। तो ये अब आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। द मेन प्रॉब्लम ऑफ द साइमन कमीशन, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है एसी का,
साइमन कमीशन आया ही क्यों था इंडिया में? साइमन कमीशन, पहले तो साइमन नाम था बंदे का, हु वाज हेडिंग दिस कमीशन। 1927 में एक कमीशन, वहां पे एक न्यू टॉरी गवर्नमेंट आई। कहा? ब्रिटेन में। ब्रिटेन नहीं होता है, ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड। तो ब्रिटेन में, सॉरी, इंग्लैंड होता है, ब्रिटेन नहीं होता, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं होता। तो क्या हुआ, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक न्यू टोरी गवर्नमेंट आई, इनके यहाँ पे चेंज हुई लीडरशिप। तो जब ये गवर्नमेंट थी, इन्होंने बोला कि क्या हम इंडिया में जो रूल कर रहे हैं वहां पे इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या सब कुछ सही चल रहा है, एक बार देख लेते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सही चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को चेक करने के लिए इंडिया में एक कमीशन बनाया वहां पे, ठीक है। बात इंडिया की हो रही है, यहाँ पे हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हो, हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चेक करने के लिए, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट बच्चों आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया था, इसका कि क्या इसके सारे प्रोविजंस ठीक हैं, ठीक से अप्लाई हो रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं नेचर में भी। तो ये सारा प्रोसेस चेक करने के लिए दे ट्राइड टू फॉर्म अ कमीशन, जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। साइमन बंदा था जो हेड था। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमारे लीडर्स लड़ रहे हैं इस चीज की पैरेलल पिक्चर एक सोचो, वहां पे एक उन्होंने कमीशन बना दिया हमारे लिए, हमारे हित की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे लीडर्स लड़ रहे हैं, भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम तो घुसना चाह रहे हैं अपने लीगल सिस्टम में, सिविल सर्विसेज में लोग घुस रहे थे उस टाइम पे, मेहनत कर करके, एजुकेटेड क्लास के लोग, ठीक है, वेरियस लीडर्स लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इन चीजों के लिए, और आप हमारे ही हित के लिए एक ऐसा कमीशन बना देते हो जहां पे एक इंडियन मेंबर नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं हमारे लिए जो चीज बनाई गई है वो ठीक है कि नहीं है, क्या कोई एक्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, कोई तरीका ठीक है कि नहीं, उसमें हमारा तो कोई मेंबर होना चाहिए। बात तो बच्चों सही है। तो इसी को लोगों ने प्रोटेस्ट किया जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में। तो लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स दिखा के उस कमीशन को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और नारे लगाए, क्या, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, और इसके साथ साथ अंग्रेज सरकार भी वापस जाओ। तो क्या था, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश लेड कमीशन, ब्रिटिशर्स लेड कमीशन, उसमें सब ब्रिटिशर्स थे, नो इंडियन मेंबर वाज देयर, एंड दैट इज व्हाई इसका साइमन कमीशन का बहुत ऑपोजिशन भी हुआ। Why was the countryside in turmoil by 1930? टर्मोइल मतलब ऊट पटांग चीजें क्यों हो गई थी, क्यों दिक्कतें हम सह रहे थे, पूरा उठा पटक हो गया था कंट्री में, क्या रीजन था इतने एक्सट्रीम इवेंट्स होने का, टर्मोइल होने का हमारी कंट्री में। तो बच्चों क्या हुआ, जब वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जनरली भी हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है। फिर आया एक ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड। तो डिप्रेशन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। पॉलिटिकल सिचुएशन तो इस टाइम पे हमारी कंट्री की वैसे ही अच्छी नहीं थी, ठीक है। हम वैसे ही सीडीएम की बातें कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये सब। फिर हमारे पास क्या आ गया, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ गया हमारे ऊपर, तो इससे भी लोग बहुत अपसेट थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया, ऊपर से फेमाइन आ गया उसी टाइम पे, तो क्या हो गया, क्रॉप फेलियर भी था, ठीक है। क्रॉप फेलियर था तो इन्फ्लेशन और बढ़ गई, ठीक है। तो अब इतना सारा इकोनॉमिक बर्डन, इतनी सारी पॉलिटिकल डिस्टरबेंस जब चल रही थी, वो टर्मोइल का पीरियड तो होगा ही ऑफ कोर्स, इसीलिए 1930s को वो टाइम माना जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी थोड़ी, डिस्ट्रेस इन कंट्री साइड, ये कोई बात जनरल वो लिख रहे हो, डिक्रीज प्रोडक्शन इन व्हाट, एग्रीकल्चर,
वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन से हमारी कंट्री का स्पेसिफिक क्या कनेक्शन था? हमारी कंट्री का ये स्पेसिफिक रीजन था कि देयर वाज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। तो ये क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? देखो बच्चों, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्वराज पार्टी बनी क्यों थी। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? बनाई थी किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। लीडर्स जो थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। एक ड्रिफ्ट हो गया था, आपसी मतभेद हो गया था कांग्रेस में। गांधी जी उस टाइम पे क्या कह रहे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी चल रही थी। 1922 की ये बात है। एक एपिसोड हुआ, एक बहुत मेजर एपिसोड गांधी जी के हिसाब से, चौरा चौरी। छोरा छोरी नहीं, छोरा छोरी नहीं है यहाँ पे, चोरा चौरी इंसिडेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? चौरा चौरी इज अ प्लेस इन यूपी, उत्तर प्रदेश। उसमें विलेजर्स भड़के हुए थे एनसीएम के टाइम पे, तो अग्रेशन उनका ज्यादा हो गया। वो भूल गए कि हमें नॉन वायलेंस से लड़ना है, तो उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उससे 22 पुलिस वाले मारे गए। उससे ब्रिटिश सरकार का ऑपरेशन और बढ़ गया हमारे ऊपर। अब गांधी जी ने कहा कि नहीं, लोग तो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है मूवमेंट के लिए, ये मास मूवमेंट तो विड्रॉ करनी पड़ेगी, वापस लेनी पड़ेगी। यही कुछ लीडर्स बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट ये था, विड्रॉल ऑफ एनसीएम, कि लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरा रीजन क्या था? एंट्री कह रहे थे वो, एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझिए थोड़ा सा ये इशू। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री की बात क्यों कर रहे थे? ये लोग बोल रहे थे कि हमें इन काउंसिल्स में, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके घुसना चाहिए, ताकि हम इनके अंदर, इनकी सरकार में जाके सरकार का पर्दाफाश करें, इनके सिस्टम्स को एक्सपोज करें, और हम अपना सेल्फ रूल की डिमांड उससे और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, नॉन कॉपरेशन मतलब नॉन कॉपरेशन, हम इनकी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट आइडियोलॉजीज इतनी अलग हो गई कि एक नीड आई कि हम एक सेपरेट पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास, सी आर दास जिन्हें हम बोलते हैं, ये दो लीडर्स थे who formed the Swaraj Party in 1922. I hope it's clear. Why did Gandhi ji withdraw the non-cooperation movement? Non-cooperation movement क्यों withdraw की गांधी जी ने? Of course, अभी हमने पढ़ा, चौरा चौरी एपिसोड हुआ, वायलेंस बढ़ गई कंट्री में। जब गांधी जी ने ये रियलाइज किया कि ऐसा सब हो रहा है, ही रियलाइज दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग, वर लूजिंग इंटरेस्ट, नहीं है। Say some Congress leaders wanted to participate in elections, no. Some Congress leaders wanted more radical agitation, no. He realized that the movement was turning violent in many places. Okay, this is the answer. So B is the answer. I hope it is clear for everybody. अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वही ईयर है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, first meeting of Indian National Congress in Bombay that happened in 1885. सबसे important event हमारा modern history का, WC बैनर्जी की प्रेसिडेंटशिप के अंडर ये हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वी ऑल नो, सॉल्ट सत्याग्रह 1930, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 and D का 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, C is the answer. I hope it's clear for everybody. ये years है, इसमें I don't think so कुछ ज्यादा explain करने वाला है। फिर से रिवाइज कर लो, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1815, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, right? This is the answer.
आई होप बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे फैक्ट्स इससे आपको रिवाइज हो गए हैं, स्टोरी लाइन भी रिवाइज हो रही है, रीजंस भी रिवाइज हो रहे हैं, और इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। वो क्या है हमारा? क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप्स, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और इन्हीं में आपको क्या करना है? अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के नंबर लाने हैं। अच्छे आंसर्स कब लिखोगे? जब लॉजिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। कि देखो, रट्टा नहीं मारना है कि ये मूवमेंट इस डेट में होगी, आपको लॉजिक समझना है कि यार कुछ हुआ जिसका रिएक्शन आया और हमने सोचा कि एक मूवमेंट करते हैं हम, ठीक है? तो सारी चीजें जब वहां चल रही थी बातचीत, बहुत लॉजिक से डिसीजंस लिए जाते थे कि अब अगर हमें ये डिसीजन लेना है तो इस टाइम की नीड क्या है, इस टाइम पे किसके साथ अत्याचार हो रहा है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो वो 2 साल पूरी कंट्री में घूमे, उन्होंने दौरा किया, फिर उन्होंने स्टार्ट किया हमारा जो भी सत्याग्रह से स्टार्टिंग की थी। तो इट वॉजंट लाइक कि एक दिन में सब कुछ हो गया था, ठीक है? तो आपको याद रखनी है बच्चों ये स्टोरी लाइन। अब हम बात करते हैं कि हमारा सॉल्ट एक पावरफुल टूल क्यों है दैट कैन यूनाइट द कंट्री। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद 3 रीजंस। गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चूज किया बच्चों? ये आप खुद सोच के देखो। सिंपल सी बात है, सॉल्ट, नमक, नमक के बिना तो कोई खा नहीं सकता, गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, सबको सॉल्ट चाहिए। अब सॉल्ट एक बेस यूनाइटिंग फैक्टर था ऑल क्लासेस के लिए, ठीक है? अब सिर्फ सॉल्ट यूनाइटिंग फैक्टर नहीं था, दूसरा क्या था? सॉल्ट पे मोनोपोली थी, चाहिए सबको, मोनोपोली है सिर्फ ब्रिटिश सरकार की। तो ये बात तो बहुत गलत है ब्रिटिशर्स की। मोनोपोली के साथ साथ इस पे टैक्स भी इम्पोज करते थे कि मोनोपोली क्या होता है? मेरा अकेले का अधिकार इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एक बंदे का बहुत ज्यादा दबदबा उस चीज में, रुतबा बन जाना, वो भी मोनोपोली होती है कि वही, उसके अलावा कोई वो काम कर ही नहीं सकता। दूसरा क्या था? टैक्स इम्पोज हो रहा था इस पे, ठीक है? तो गांधी जी ने सोचा कि ये सबसे अप्रोप्रिएट चीज है जिसपे हम लोगों को, सोचो कितना मास्टरमाइंड लेके आना पड़ता है एक ऐसी चीज को ढूंढ के निकालना कि जिसपे बच्चों पूरा देश इकट्ठा हो जाए, कोई कहेगा ही नहीं, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई हो, नमक तो सब खाते हैं, इसलिए कहावत भी है ना, नमक हराम वाली। तो Mahatma Gandhi thought salt as a very powerful tool to unite the nation because salt was consumed by all sections of society including rich and poor। तो इसलिए सबके लिए रिलेट करना बहुत इजी था। सॉल्ट पे एक हैवी टैक्स भी इम्पोज करते थे वो, और प्रोडक्शन और सेल गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार की ही मोनोपोली थी। तो ये बेसिक नेसेसिटी थी जिससे ये अनअफोर्डेबल बन चुका था कि इसको हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत लोगों के लिए, बहुत इंडियंस के लिए, तो सॉल्ट लॉ ब्रेक करके गांधी जी को लगा कि इजीली बहुत लोगों को हर पार्ट्स ऑफ द कंट्री से इसको एक नेशनल यूनिटी का सिंबल बना सकते हैं ब्रिटिश सरकार के किस ऑपरेशन के खिलाफ, राइट? तो दीज वर द 3। ऐसे आप इन 3 रीजन से क्या कर सकते हो? सब्सटैंशिएट कर सकते हो, आंसर सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? Next is, why did Mahatma Gandhi start the civil disobedience movement and how did this movement unite the country? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने और लोगों को कैसे जोड़ा इस मूवमेंट ने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कैसे की थी? डांडी मार्च के थ्रू। डांडी वाज अ प्लेस जहां पे, इन गुजरात, जहां पे गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, ठीक है? तो ऐसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई। गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस क्यों? इनका रिजेक्शन हुआ था, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था गांधी जी ने, तो 11 पॉइंट्स चार्टर को इग्नोर किया गया। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, वो इग्नोर की गई उसमें, और इन्होंने सॉल्ट टैक्स को हटाने की बात की थी, ये भी इग्नोर किया गया। तो उन्होंने एक बेसिक नेसेसिटी, ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ, ब्रिटिशों के अत्याचार के खिलाफ चूज किया सॉल्ट को, जिससे सीडीएम स्टार्ट होगी। मूवमेंट ने लोगों को यूनाइट किया, सॉल्ट लो ब्रेक किया। किया कैसे कंटिन्यू? फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं पहनेंगे,
लिकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी, उनको उखाड़ फेंका लोगों ने। छोटे जमींदार जो बेचारे छोटे वर्कर्स थे, ये एग्रीकल्चरल लेबर्स थी, पेजेंट्स जो बोलते थे, उन्होंने बोला हम इतना लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, आप बहुत हाई रेट मांग रहे हो। ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत अच्छा रिसोर्स था हमारे पास, ठीक है। तो वो उन्होंने फॉरेस्ट लॉज ब्रेक किए। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस पार्टिसिपेटेड, सभी लोग पता है हमें पार्टिसिपेट किया। विमेन बहुत आई उतर के लार्ज नंबर्स में, इवन बिजनेस क्लास आई सपोर्ट किया, इसलिए ये मास नेशनल स्ट्रगल बन गई थी हमारी सीडीएम मूवमेंट, विच इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Why did Gandhiji decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act? How did people participate in it? देखो, जो ये क्वेश्चंस है बच्चों जो हम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, एक आध बार रिपीट नहीं हुआ है। तो जो हमारा क्राइटेरिया होगा, हमें लिखना है सीबीएसई का बोर्ड का पेपर 10th क्लास का, राइट। सीबीएसई का 10th क्लास का बोर्ड का पेपर बनेगा कहाँ से, पता कैसे चलेगा कैसा देते हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। वही गाइडलाइन है हमारे पास, बुक भी वही सेम है, उसी से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया तो कर नहीं देगी सीबीएसई। तो जब हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या पता चलती है दूसरी बात, कि इन टॉपिक्स में से पूछ क्या क्या सकती है, व्हाट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, हाउ कैन बी आस्क्ड। तो ये सारा हमें पीवाईक्यूज से पता चलता है, इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही मैं जो क्वेश्चंस आपको कराती हूँ पीवाईक्यूज से ही कराती हूँ। इन टॉपिक से कुछ बाहर आएगा भी नहीं आपके पेपर में, मेरे से लिखवा के ले लो। ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना, आपका पेपर कहीं नहीं गया, 100 में से 100 नंबर आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। तो क्या था रौलत एक्ट का मसला, हम समझ लेते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1919 की बात है, एक रौलत एक्ट लेके आए, जहां पे बात किया कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे उनको 2 साल जेल में भर दो, बिना बातचीत किए, बिना पूछे क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, उनको न्याय का हक ही नहीं है। कितनी अनफेयर बात थी कि हमारी जो सिविल लिबर्टीज है, सुनवाई का हक, राइट टू गेट हर्ड इन कोर्ट, वही छीन लिया कि हम तो सुनेंगे ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, हम और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप दबाने की कोशिश कर रहे हो हमें। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने सोचा कि ये तो सत्याग्रह हमें लड़ना पड़ेगा। तो व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, ठीक है, और लोगों ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया ये बताना है हमें। जो रौलत एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दी थी किसी को भी जेल में डाल देंगे, इम्प्रिजन एनीवन विदाउट ट्रायल, जो गांधी जी और बाकी लीडर्स को बहुत अनजस्ट लगा। भाई सही नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है, लोगों की मर्जी से नहीं कर रहे हो आप ये काम, लोगों के हित में नहीं कर रहे हो। तो इसी में नेशन वाइड सत्याग्रह, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की गांधी जी ने कोशिश की, डिफेंड आवर सिविल लिबर्टीज। पीपल एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे, रैलीज करेंगे, ऑफ कोर्स हड़ताल हुई, लोगों ने क्या किया, दुकानें बंद कर दी, स्ट्राइक पे चले गए, लोकल लीडर्स अरेस्ट किए गए इसके थ्रू, बहुत सारे लीडर्स अमृतसर से अरेस्ट किए गए। इवन गांधी जी की एंट्री भी बैन कर दी थी दिल्ली में, ब्रिटिशर्स ने बोला गांधी जी तो दिल्ली में घुस ही नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, ये मूवमेंट ने यूनाइट किया रीजन्स और क्लासेस अक्रॉस वेरियस रीजन्स, बहुत सारी तरह की क्लासेस के लोगों को, अलग अलग जगहों के लोगों को इस मूवमेंट ने भी यूनाइट किया। बट ये विड्रॉ करनी पड़ी गांधी जी को। अब हम यहाँ थोड़ा विड्रॉल का रीजन समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। क्यों रौलत एक्ट सत्याग्रह रिवॉल्ट इसको विड्रॉ करना पड़ा, हुआ क्या था बच्चों, 1919 की बात है, 13 अप्रैल की ये घटना है। जलियांवाला बाग में क्या हुआ, लोग आए थे बैसाखी मनाने, कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट में, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो हुआ क्या उस दिन, जनरल डायर, एक बहुत खतरनाक आदमी, बहुत ही दरिंदे जैसा इंसान, ब्रिटिश सरकार का, उसने चार्ज लिया मार्शल लॉ के थ्रू। उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक था पूरे ग्राउंड का, जहां लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे ऑफ कोर्स। तो उसको लगा कि ये तो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कानून भी ले आए हम। तो
तो मैं इनके मन में डर का माहौल पैदा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे भारी गोलीबारी, हेवी फायरिंग चलवा दी। इनोसेंट क्राउड पे बहुत लोग मारे गए, उसमें बूढ़े बच्चे जवान बहुत सारे लोग। तो क्या हुआ, इससे लोगों में और ज्यादा आक्रोश आ गया, लोग और सड़कों पे उतर आए। एक तो पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जो नया कानून आया था ब्रिटिश सरकार का, अनजस्ट लॉ था, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी अत्याचार की, वो बढ़ाते ही जा रहे थे। एक तो पहले ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी बात आप लोगों को मार रहे हो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी ग्राउंड में जो और लोग बेचारे आए हैं बैसाखी मनाने, उनको मार रहे हो आप। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो लोगों के मन में और गुस्सा बढ़ गया, लोग और सड़कों पे उतर के आने लगे, वायलेंस करने लगे अब पुलिस के साथ नॉर्मल उसमें माहौल में। तो गांधी जी को ये माहौल ठीक नहीं लगा, तो उन्हें लगा कि अभी इसको विड्रॉ करने का टाइम आ गया है, लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है प्रोटेस्ट के लिए। दैट इज वाई गांधी जी विड्रू दिस मूवमेंट, उन्होंने वापस ले लिया ये सत्याग्रह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बच्चों इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बच्चों, तो क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, पहले तो फोर्सफुली लड़ने के लिए हमारे विलेजर्स को भेज दिया, धक्के से आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे, किसमें, ब्रिटिश आर्मी में। अब बात ऐसी है ना, लड़ाई आपकी है, आप लड़ रहे हो, हम क्यों मरे, हम क्यों जान दें आप लोगों के लिए, वाई वुड वी सैक्रिफाइस आवर लाइफ। तो इस चीज का बहुत गुस्सा था लोगों में। दूसरा, वहां पे अब वॉर है, तो ऑफ कोर्स आपको अब और पैसा चाहिए सप्लाई करने के लिए, डिफेंस पे पैसा लगेगा, इक्विपमेंट्स पे पैसा लगेगा, वो कहां से जाएगा। दैट मनी वॉज गेटिंग आउट ऑफ इंडियंस पॉकेट, हमारे पैसे से लड़ रहे थे वो वॉर भी। तो हमारे टैक्स बढ़ा दिए, प्राइजेस बढ़ा दिए चीजों के, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा था। एक तो पहले ही हमें गरीब कर रखा है, अब और गरीब कर दो आप हमें। दूसरा क्या हुआ, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी हो गई हमारे पास, क्रॉप फेलियर हो गया उसी टाइम के अराउंड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गई, और बचा कुचा आप वॉर में यूज कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, और क्राइसिस हो गए, खाना ही पूरा नहीं पड़ रहा है हमारे लिए। तो यही 3-4 रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, किसमें, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, और लोग पहले ही मोबिलाइज थे, चार्ज थे, एनर्जी थी लड़ने के लिए कि हम तो आजादी लेके रहेंगे। तो हुआ क्या बच्चों इस बात से, कि लोग इकट्ठा हो गए इस मुद्दे पे भी। यही इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, फाइनेंस करने के लिए नए टैक्सेस लाए, नई कस्टम ड्यूटीज लाई, नई इनकम टैक्स लाए, वो प्राइस राइज हो गया था। क्योंकि क्या हो गया था उस प्राइस राइज से, जब चीजों का दाम बढ़ रहा था तो कॉमन मैन को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी महंगाई से। और क्या हुआ, बहुत क्रॉप फेलियर हुआ उस टाइम पे फेमाइंस की वजह से, और अक्यूट शॉर्टेज हो गई वॉर की वजह से फूड सप्लाई की, ठीक है। तो क्योंकि हमारे क्या थे, रिसोर्सेज डाइवर्ट हो रहे थे कहीं और, वहां यूज हो रहे थे। फोर्स रिक्रूटमेंट, एज वी डिस्कस्ड, विलेजर्स की फोर्सफुली रिक्रूट करते थे, उससे भी गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया लोगों में। इसी मुद्दे पे ये नई पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और सेल्फ रूल की डिमांड फिर से करने लगे गांधी जी की लीडरशिप में। यही मैंने बोला कि कोई एक सिचुएशन आई, उसको सोचा कि कैसे डील करते हैं, उससे फिर लोगों को इकट्ठा किया, फिर वो लोग गांधी जी की लीडरशिप में, उन्हें लगा कि यार बात तो ये सही कह रहे हैं, तो गांधी जी की बात मानने लगे। तो एंड तक पॉइंट ये आ गया था कि पीपल वर यूनाइटेड, वो बोलते थे कि हाँ गांधी जी सही बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। इसलिए ही उन्हें फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। इतने लोगों को, आज 50 लोग बिठा दो आप एक कमरे में, वो आपस में लड़ खप के मर जाएंगे, वो कन्विंस नहीं होते एक कॉमन डिसीजन पे। इमेजिन गांधी जी ने इतने लोगों को इकट्ठा किया, इतने लोगों को एक साथ लाए, जिनमें बहुत सारे धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी जिनकी, ठीक है, बिहेवियर अलग, सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बोला कि नहीं, अरे पगलों, समझो कि देश तो एक है तुम्हारा, आजादी हमें चाहिए। एंड दैट इज हाउ he ended up uniting so many people, and that is how we achieved the freedom, right?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी or belonging got developed during freedom movement in communities belonging to different religions, caste, linguistic group, regions, etc. अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया पिछले ही क्वेश्चन में, आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कभी पेजेंट्स की कुछ डिमांड थी, उनके साथ गांधी जी खड़े रहे, फिर ट्राइबल पॉपुलेशन की कुछ डिमांड थी, उनके साथ गांधी जी खड़े रहे, फिर फैक्ट्री वर्कर्स का लगा लो, ठीक है। अब वेरियस, और ये एक जगह नहीं, अब ये तो कैटेगरीज है वेरियस रीजन्स में कंट्री के, ठीक है बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों से, तो डिफरेंट वो एस्पेक्ट भी यहाँ पे कवर हो गया। अब दूसरा क्या था एस्पेक्ट इसमें, रिलीजन के बेसिस पे भी, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस सबका साथ, सबका विकास। गांधी जी इस पॉलिसी में बिलीव करते थे, ये सुनते हम आज हैं, बट एक्चुअली हमने अभी पढ़ा, इसी वीडियो में हमने देखा कि खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया, ठीक है, जहां जहां भी जरूरत पड़ती थी, कास्ट के बेसिस पे हो, ठीक है, लोग ये हरिजन वर्ड गांधी जी ने दिया, ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग थे कि हरि के जन, पीपल ऑफ गॉड, उनको नाम दिया, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाई, उनको फील हुआ कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, अनटचेबिलिटी नहीं करने देते थे, सैनिटेशन पे ध्यान देते थे, डिसीजेस कम हुई, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते थे, विमेन को उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। इवन आई एम फ्रॉम अ कॉलेज इन डीयू, इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर विमेन, आप उसको गूगल पे देखना भी, 100 years पूरे हो चुके हैं, वो आजादी से पहले का कॉलेज है बच्चों। मतलब माहौल ऐसा होता था, हमारे टीचर्स अभी भी बताते हैं, मैंने खुद भी पढ़ा है कि कॉलेज की दीवारों से कूद के लड़कियां, जब आगे रोड था जो वो सिविल लाइंस का शामनाथ मार्ग रोड पे, जब आजादी की लड़ाई चल रही होती थी, तो कॉलेज से लड़कियां टाप के दीवार चली जाती थी और ज्वाइन करती थी फ्रीडम मूवमेंट को, क्योंकि सबको गांधी जी की बातें समझ आती थी कि अपने हित के लिए लड़ो, अपनी एजुकेशन के लिए लड़ो, आप इंडिपेंडेंट बनो, कंट्री को इंडिपेंडेंट बनवाओ। तो सब जब बातें समझ में आती थी, तो विमेन एज अ ग्रुप बहुत बड़ा योगदान रहा है औरतों का, बहुत तरीकों से योगदान रहा है औरतों का। दिस वाज द फर्स्ट कॉलेज, जो मेरा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट विमेन्स कॉलेज है, जिसमें अपना स्विमिंग पूल है। और बना कैसे था उस टाइम पे, मतलब लड़कियों ने क्या किया था, जो पढ़ रही थी वहां पे, उस टाइम पे उन्होंने अपने हाथ से खोद के स्टार्ट किया था वो स्विमिंग पूल बनाना। मतलब इमेजिन, गांधी जी जो पढ़ के आए थे, वेस्टर्न आइडियाज थे, आइडियोलॉजीज थी, सारी अपनी कंट्री में डिफरेंट तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत लोगों को एक साथ, देखो लोग क्या है, मोती है, और माला का धागा वो क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल, उन सब कैटेगरी ऑफ पीपल को यूनाइट करके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बना दिया। कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी लेके आए लोगों में कि हम सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, हमें लड़ना है हमारे देश के लिए। कोई आके हमारे देश पे राज कर रहा है और हम बैठे हैं यार हाथ पे हाथ धरे हुए, तो सबको इकट्ठा किया उन्होंने कि लड़ो, आजादी लो, ठीक है। तो क्या था, कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप सब आए सामने, लड़े, शेयर्ड सेंस ऑफ नेशनलिज्म आई, भारतीय हैं हम, ठीक है। सिंबल्स और आइकन्स यूज किए गए, महात्मा गांधी ने एक फ्लैग लेके आए थे, गांधी जी हमारे पास, भारत माता की एक इमेज बनाई ताकि उससे लोग इमोशनली कनेक्ट करें, सब जुड़े, इमोशंस जुड़े उनका। आज भी देखो वंदे मातरम बजता है तो कितना हमें ऐसे होता है कि यार जोश भर आता है ऐसे देशभक्ति के गाने सुन के। तो उस टाइम का सोचो, जब एक्चुअली फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया, स्पिनिंग व्हील लेके आए कि यार हम अपनी खुद बनाएंगे, हम अपने कपड़े भी कॉटन का यूज करके। ट्राई कलर फ्लैग लेके आए, उसके बीच में जो आज जैसे हमारे तिरंगा में ये है अशोक चक्र, इसकी जगह क्या था वहां पे,
एक चरखा था इसमें उस टाइम पे जो ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया था गांधी जी ने। तो इसको देख के लोगों को अपनी भारतीयता, भारतीय होने का एहसास होता था। फोकलोर और हिस्ट्री, देखो उस टाइम पे क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे, वेरियस लीडर्स थे, उन्होंने कलेक्ट करनी स्टार्ट की कहानियां, पुस्तकें, हमारी किसी भी तरीके से किस्से जो पहले के थे उनको दोबारा से रिवाइव किया, लेके आए वो। उन्होंने बोला कि यार जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं ना कि इंडियंस तो सिर्फ काला जादू जानते हैं, इट इज अ लैंड ऑफ स्नेक्स एंड चार्म्स, ये बोलते थे कि हम नहीं है वो लोग। हम बहुत टाइम से हम फिलोसफी भी जानते हैं, हम केमिस्ट्री भी जानते हैं, हम मैथ्स भी जानते हैं, तो हम बहुत रिच हिस्ट्री और कल्चर से आने वाले लोग हैं। उन्होंने उन्हीं चीजों को वापस बताना स्टार्ट किया। वेरियस स्टोरीज जो सैक्रिफाइस स्ट्रगल की थी, या फिर कोई महान व्यक्ति हुआ उस टाइम का, उससे पहले का, उनकी स्टोरीज बताने लगे ताकि लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए। वी इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आइडेंटिटी, और उस प्राउड वाली फीलिंग से वो कनेक्ट हों और अपने कंट्री के लिए लड़ने के लिए तैयार हों। तो ये उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री और फोकलोर के थ्रू किया था। दूसरा, मास मूवमेंट पार्टिसिपेशन हो गया था उस टाइम पे, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने अभी पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत सेक्टर्स ऑफ पीपल ने ज्वाइन किया, जैसे कि पेजेंट्स हुए, ट्राइबल्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, विमेन हुई। इनमें क्या हुआ, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, और वो आइडेंटिटी को ही आगे लेते हुए उन्होंने लड़ाई क्या की, कंटिन्यू रखी, जारी रखी आजादी के लिए। कल्चरल एंड रिलीजियस यूनिटी, देखो डाइवर्सिटी बहुत थी लोगों में, पर कल्चरल और रिलीजियस यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी लोगों ने बोला कि यार अपने कल्चर को समझो, उस पे प्राउड करो, ठीक है, अपने रिलीजन्स के, सब रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात की गई, ताकि एक कलेक्टिव इंडियन आइडेंटिटी लोगों में क्रिएट हो। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज क्लियर। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है इस चैप्टर में, तो यू कैन ऑल put comments in the comment box, you can reach out to me, I will revert to all the comments, सबका जवाब मिलेगा। इसके अलावा भी if you guys need me for anything else, कुछ भी जरूरत है, I am there for you guys। मैं आप बच्चों के लिए, भले ही आप कैमरा के उस पार हो, बट मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। कभी भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो किसी भी तरीके की परेशानी के लिए, बी इट मेंटल हेल्थ इशू, बी इट एनी प्रॉब्लम, पढ़ाई के रूटीन में प्रॉब्लम आ रही है, मोटिवेशन की कमी है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे हूँ। इसी के साथ मैं अलविदा बोलती हूँ आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून गाइज, स्टे सेफ, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड।